बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है माय लास्ट डचीज़। बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पोएम है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। और आज की वीडियो में हम माय लास्ट डचीज़ की क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल समरी, इसका इंट्रोडक्शन, थीम, टोन, सेटिंग और लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक इस में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जो पोएम है माय लास्ट डचीज़, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, जो कि एक ग्रेट पोएट थे विक्टोरियन एरा के इंग्लिश लिटरेचर में। और वो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से बहुत मशहूर थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एक टाइप ऑफ पोइट्री होते हैं, टाइप ऑफ पोएम होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक बंदा बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है और बाकी सब सुन रहे होते हैं। वो सुनने वाला कोई एक बंदा भी हो सकता है और कोई ग्रुप भी हो सकता है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग को पोएट ऑफ लव और पोएट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इन शॉर्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो एक स्टिमुलेटिंग पोएट थे और ग्रेटेस्ट पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और विक्टोरियन एज के। अब आते हैं हम अपनी क्रिटिकल समरी या क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे माय लास्ट डचीज़ की। तो माय लास्ट डचीज़ जो है वो स्टार्ट होती है एक ड्यूक ऑफ फेरारा से, जो कि एक फिर नवाब है। और वो अब मुलाकात कर रहा है एक दूसरे नवाब के सर्वेंट से, और वो सर्वेंट आया है इस ड्यूक ऑफ फेरारा से उसका हाथ मांगने। यानी कि ये जो सर्वेंट है ये आया है इस ड्यूक के पास एक और ड्यूक की, एक और नवाब की बेटी का रिश्ता लेकर। ठीक है, तो अब ये दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो ड्यूक है वो नेगोशिएशंस के दौरान उस सर्वेंट को अपस्टेयर्स लेकर जाता है अपनी आर्ट गैलरी को दिखाने के लिए। और इसमें वो बहुत से ऑब्जेक्ट्स अपने उस सर्वेंट को दिखाता है जो कि उसने जमा कर रखे होते हैं अपनी आर्ट गैलरी में। और जो फर्स्ट चीज़ और जो पहली चीज़ जो ड्यूक ऑफ फेरारा उस सर्वेंट को दिखाता है वो है एक पोर्ट्रेट, एक पेंटिंग। किसकी? उसकी बीवी की, जो कि मर चुकी है, जिसको वो लास्ट डचीज़ बुलाता है। और जो पेंटिंग है वो दीवार के ऊपर लटकी हुई है। और जो ड्यूक है वो सर्वेंट को कहता है कि ये मेरी लास्ट डचीज़ है, लेट डचीज़ है, जो कि मर गई है, मेरी बीवी है। और देखो ये इस तरह से लग रही है जैसे कि सच में मेरी बीवी ही हो, जबकि ये एक पेंटिंग है। और ये पेंटिंग जो है किसने बनाई होती है? एक पेंटर ने, जिसका नाम है पैंडोल्फ। जो ड्यूक है वो एक कर्टन जो है वो हटाता है, और सिर्फ उसी ड्यूक को ही इजाज़त होती है कि वो कर्टन हटा सकता है और किसी को भी इजाज़त नहीं होती। और जो सर्वेंट है वो बैठ जाता है एक बेंच पे और उस पोर्ट्रेट को देख रहा होता है। और जो ड्यूक है वो इसी दौरान सारी बातें बताता है कि जो पैंडोल्फ है उसने ये पेंटिंग बनाई थी, और जो ये पेंटिंग है ये मेरी लास्ट डचीज़ की, यानी कि जो मेरी लेट बीवी है, जो कि मर चुकी है, उसकी पेंटिंग है। जो ड्यूक है वो डिस्क्राइब करता है कि किन सर्कमस्टांसिस में ये जो पेंटिंग है ये पेंट की गई थी, और जो उसकी अनफॉर्चुनेट फॉर्मर वाइफ है वो किस तरह से बैठी थी और स्माइल कर रही थी जब ये पेंटिंग बन रही थी। अपेरेंटली अब जो ड्यूक है उसका मसला क्या था डचीज़ से? उसका मसला ये था कि जो डचीज़ थी, जो उसकी बीवी थी, वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाती थी। वो हर वक्त हर किसी पे स्माइल करती थी, और वो खुश हो जाती थी अगर कोई उसके लिए ब्रांच ऑफ चेरीज़ लाता, वो खुश हो जाती थी। और सेम उसने वैसा ही किया, यानी कि स्माइल की और बहुत खुश हो गई जब ड्यूक ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो डचीज़ है उससे शादी करेगा। तो वो मुस्कुरा दी थी, उस वक्त भी उसने ब्लश ही किया था, स्माइल की थी, यानी कि कोई और इमोशन ही नहीं थी उसके अंदर। और ड्यूक को इससे बड़ी चिढ़ थी कि वो हर चीज़ से, हर बंदे से ईज़िली इम्प्रेस हो जाती थी, ईज़िली खुश हो जाती थी और हैप्पी हो जाती थी और स्माइल करती थी। और ये जो नेचर थी डचीज़ की, ये बहुत ही एक सिंपल रीज़न थी जिससे ड्यूक जो है वो जेलसी में चला जाए और साइकोपैथेटिक रेज में चला जाए, गुस्से में चला जाए, एंगर में चला जाए। और फिर ही गेव कमांड दैट मीन्स ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। अब यहाँ पे जो है हम मीनिंग ये ले सकते हैं कि जो ड्यूक है उसने ही अपनी बीवी को मरवा दिया, क्योंकि उसकी बीवी हर किसी की बात पे और छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना शुरू हो जाती थी। और अगर वो जो ड्यूक है वो उसके लिए कोई महंगी चीज़ लेकर आता या कोई सस्ती चीज़ लेकर आता तो वो खुश हो जाती थी। लेकिन ड्यूक को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। वो ये चाहता था कि जो उसकी बीवी है वो सिर्फ उसी के लिए स्माइल करे और किसी और के लिए स्माइल ना करे, किसी से इजीली इम्प्रेस ना हो, किसी से इजीली खुश ना हो। तो जो ड्यूक है, अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो ड्यूक है उसने अपनी बीवी को मरवा दिया। जो रीडर है अब वो रियलाइज़ करता है
कि जो ड्यूक है उसी ने ही डचेस को मरवाया है, उसी ने ही डचेस का कत्ल करवा दिया, क्योंकि उसको जेलसी होती थी, क्योंकि डचेस हर किसी से इजीली इम्प्रेस हो जाती थी। तो इस तरह से अब जो ड्यूक है वो दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आ जाता है, ये सारा कुछ डिस्क्राइब करके उस सर्वेंट के साथ, और फिर वो अब तैयार है एक और लड़की के साथ शादी करने के लिए, एक और मैरिज करने के लिए, एक और यंग गर्ल के साथ एक और यंग गर्ल की ज़िंदगी तबाह करने के लिए, आप ये सोच सकते हैं। अब जो ड्यूक है वो फिर वापस आ जाता है, और जो पेंटिंग है वो वहीं की वहीं रह जाती है, और जो ड्यूक है अब उस सर्वेंट को मज़ीद और नोटेबल चीज़ें अपनी जो आर्ट कलेक्शन है, अपनी जो गैलरी है उसमें दिखा रहा है, जो उसके आर्ट वर्क्स हैं, जो उसकी कलेक्शन के अंदर उसको वो अब जो दूसरी चीज़ें हैं वो उस सर्वेंट को दिखा रहा है। अब देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसकी थीम्स और बहुत कुछ। ये जो पोएम है माई लास्ट डचीज़, ये पब्लिश हुई थी 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स के अंदर, और इसकी जो सेटिंग है वो ड्यूक ऑफ फेरेरा का घर है 1565 में, और जो इसकी स्ट्रक्चर है इस पोएम की वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पोएम की जो टाइप है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसका मतलब है कि एक ही बंदा जो है वो पूरी पोएम के अंदर बात कर रहा है, बोल रहा है। और अब जो इसकी राइम स्कीम है इस पोएम की, ये जो पोएम है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसका मतलब ये है कि ईच पेयर ऑफ लाइन एंड्स विद राइमिंग एंड जैम्ड राइम्ड कपलेट्स, यानी कि हर लाइन जो है वो राइम्ड कपलेट्स के साथ एंड हो रही है राइम स्कीम, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में ये पोएम लिखी गई है। और जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी सी सी डी डी ई। थीम्स है इस पोएम की, बहुत सी थीम्स हम लिख सकते हैं इस पोएम को देख के, इस पोएम को एनालाइज कर। सबसे पहले तो जेलसी ही है, क्योंकि जो ड्यूक है वो बड़ा जेलिस है अपनी बीवी की स्माइल से, अपनी बीवी के खुश होने से, तो उसको मरवा देता है। हेटरेड, नफरत भी करता है, बहुत गुस्सा भी है उसको। उसके पास पावर है उस ड्यूक के पास कुछ भी करने के, इसलिए तो उसने अपनी बीवी को मरवा दिया। ईगोटिज़म, यानी कि जो ड्यूक है वो बहुत ईगोइस्टिक है, उसको अपना आप ही बड़ा अच्छा लगता है, और वो चाहता है कि बस सब उसके ताबे ही रहें, जो कि उसकी बीवी नहीं रही और उसने मरवा दिया। प्राउड भी है और एरिस्टोक्रेसी भी है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट है ना, ये ड्यूक है, नवाब है, तो जाहिर सी बात है अमीर है। सेल्फिशनेस, सेल्फिश भी है। मैरिज, शादी। इन्फ्लुएंस, असर, ये है इसकी इंपॉर्टेंट थीम्स। अब हम देख लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो लिटरेरी डिवाइसेस जो होती हैं वो डिवाइसेस होती हैं, वो फिगर्स होती हैं जो कि एक पोएट जो है वो यूज़ करता है अपनी पोएम्स के अंदर अपनी जो ओपिनियंस हैं, थॉट्स हैं, और जिसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कम्युनिकेट करने के लिए। तो सबसे पहले हाइपरबोले। हाइपरबोले होता है एग्जैजुरेट करना। शी लुक्स ऑन एंड हर लुक्स एवरीवेयर। अब यहाँ पे जो है वो एग्जैजुरेट कर रहे हैं कि जो उसकी बीवी है वो हर जगह देखती है, हर किसी को देखती है, हर तरफ देखती है। इमेजरी, इस पोएम के अंदर इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, और पर्सनल प्रोनाउंस को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। एंजैममेंट, एंजैममेंट होता है कि अगर एक आइडिया जो है एक लाइन के अंदर कन्वे ना हो तो उसको दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस तरह से दोनों लाइन्स एक ही मीनिंग और एक ही आइडिया रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जैसे द काउंट योर मास्टर्स नॉन मैनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस। अब इसके अंदर एंजैममेंट भी है क्योंकि एक ही आइडिया दो लाइन्स में कन्वे हो रहा है, और कॉन्सोनेंस भी है क्योंकि इन लाइन्स के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट किया कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीट किया गया है, जैसे मास्टर्स, मुनीफिसेंस, और इसमें एम साउंड, और वारंट में ट, दैट में ट साउंड, प्रिटेंस में भी ट साउंड, जस्ट में भी ट साउंड। उसके अलावा है मेटाफर। दैट्स माई लास्ट टच इज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एट इफ़ शी वर अलाइव आई कॉल। जो पेंटिंग है इस की डचीज़ की, ड्यूक की डचीज़ की, वो उसको ऐसे कंपेयर कर रहा है कि जैसे वो डचीज़ खुद ही हो, जो कि वहाँ पे बैठी हुई है या लटकी हुई है दीवार पे। अब एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन यानी कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। इसमें देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, स्माइल स्टॉप्ड, ये एलिट्रेशन है। दी ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन दी वेस्ट, ड्रॉपिंग डे लाइट में ड साउंड, ये रेपिटेशन है कॉन्सोनेंट साउंड्स की।